ये आज के लेक्चर में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एज वी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम पहले भी जब आयनिक स्टार्ट किए थे तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बताया था कि कौन कौन टाइप्स होता है। तो पहले हमने पढ़ा था क्या, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी पढ़ दिया हमने। हाँ, तो टाइप ऑफ बॉन्ड में हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड, टू टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। स्ट्रॉन्ग में कितने टाइप्स होते हैं, फर्दर फोर टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, कोवेलेंट। पहला कौन सा, कोवेलेंट। कोवेलेंट के बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है। उसके बाद क्या आता है, कोऑर्डिनेट। सेकंड इज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड थर्ड वन इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। एंड फोर्थ वन इज मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ये सारे के सारे बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब इसकी एनर्जी कितनी होगी, अराउंड 200 किलो जूल पर मोल। 200 किलो जूल पर मोल होगी इसकी एनर्जी। और ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में। कौन कौन सा आता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। एज वी हैव ऑलरेडी read about the covalent bond and coordinate bond, in this lecture we will discuss detail about the ionic bond and metallic bond as well as weak type of bond. weak में कौन कौन आता है, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आता है। वीक का जो है एनर्जी इतना अराउंड कितना होता है, 2 से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल, 2 to 42 किलो जूल पर मोल होता है। हाँ, अब देखो वीक में टू टाइप होता है। वन फर्स्ट वन इज वंडरवाल, फर्स्ट वन इज वंडरवाल बॉन्ड। वंडरवाल बॉन्ड में क्या आता है, वंडरवाल बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, 2 से लेकर के 8 किलो जूल पर मोल। हाँ, और दूसरा आता है सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी एनर्जी कहां से कहां तक लाई करती है, 8 से 42 किलो जूल पर मोल। हाँ, तो चलिए इस सारे बॉन्ड के बारे में, यहाँ इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ दिए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट आता है हमारा आयनिक बॉन्ड। क्या होता है आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी तक हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड। और एक एटम जो कंप्लीटली शेयर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट हियर इन आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि एक एटम कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, दूसरा कंप्लीट जो है एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। हाँ, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड, आयनिक ionic bond are formed by the complete transfer of, by the complete transfer of one or more electron, by the complete transfer of one or more electron between two atom, between two atom। अगर दो एटम के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने का जो है दो नेसेसिटी है, एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, दे देगा, दूसरा क्या करेगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेगा। तो टू टाइप का एटम यहाँ पे नेसेसरी है आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए। एक कौन सा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हम एग्जांपल बताए तो कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, एलिमेंट विच इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट या एटम, एटम विच इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता हो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोन लूज करके उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। हाँ, कौन कौन सा आता है, जनरली फर्स्ट से लेकर के थर्ड ग्रुप तक का मेंबर जो आता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कैटेगरी में आता है। फर्स्ट और थर्ड में, इसमें भी सारे एटम नहीं आते, कौन कौन आएगा आगे हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेक्स्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाँ, कौन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पे चार्ज कैसे आएगा, नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन सा आता है, हेलोजन, जनरली हेलोजन। और चालकोजन में भी ऊपर वाला मेंबर, चालकोजन में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा और नाइट्रोजन आ जाएगा। दीज आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो चलिए हम देखते हैं होता कैसे, बनता कैसे है आयनिक बॉन्ड।
तो यहाँ पर मान के चलो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, दिस इज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। तो ये इस पे जो है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्लोरीन को हम लिखेंगे, क्लोरीन का 17 होता है 287। अब हर कोई क्या चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना, लास्ट सेल को कंप्लीट करना चाहता है। तो इसमें देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका कहीं चला जाए या इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए तो इसका ऑक्टेट लास्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके पास भी 8, इसके भी लास्ट में 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यस, तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। यस, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को देखा, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को देखा, आंखों ही आंखों में क्या बन जाता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या बन जाता है, NaCl, NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। सिमिलरली अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मान के चलो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कैल्शियम है। कैल्शियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे कितना होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सेल के अकॉर्डिंग करेंगे तो 28H2, टोटल कितना हो गया, टोटल 20 हो गया। अब ऑक्सीजन का देखेंगे तो क्या होता है 26, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। अब क्या करेगा ये, अगर मान के चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे दिया, इसके 6 में ये भी 8 हो जाएगा, ये भी लास्ट इसका क्या हो जाएगा 8। तो कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा, कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा +2, और ऑक्सीजन 2 गेन करेगा तो कैसा आ जाएगा -2, और ये कैसा हो जाएगा 2 8 8, और ये भी कैसा हो जाएगा 2 8। अब देखो ये कैसा हो गया नेगेटिव एनायन, ये कैटायन, इस कैटायन ने इस एनायन को देखा, एनायन ने कैटायन को देखा, आंखों ही आंखों में क्या बन जाता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। आयनिक बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ आयन, वन इज कैटायन अदर इज एनायन। तो एनायन और कैटायन के बीच का जो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्लियर। तो अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन फॉर द फॉर्मिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमारा फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट इज आयनाइजेशन, मतलब क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, मतलब आयनिक बॉन्ड को कौन कौन इफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट देखते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी एज वी हैव ऑलरेडी read about in the periodic table, क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from isolated gaseous atom। अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है जब आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मान के चलो सोडियम है, सोडियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या सोडियम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, नहीं। और सोडियम जनरली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सोडियम सॉलिड में। सोडियम जितने भी मेटल होता है जनरली वो सॉलिड में प्रेजेंट होता है। पहले इसको हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो है हम आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं गैसियस एटम से। ये सॉलिड है ना, इसमें क्या देना पड़ेगा, सब्लिमेशन एनर्जी। तो ये सोडियम जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, अब ये गैस में से हम इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ गैस फॉर्म में। क्लियर। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या कि हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, तो वहां पे हमारा उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम लगेगा, मतलब बाहर से जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उतना इफेक्टिव, उतना अच्छा होगा आयनिक बॉन्ड। तो ये अगर ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा नहीं होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी मिनिमम, क्योंकि कम एनर्जी लग करके भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो अच्छा है ना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए। तो आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप अगर बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम।
अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एज वी हैव ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमने जो है पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी पढ़ चुका है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, मिनिमम व्हेन an isolated gaseous atom release or absorb energy after gaining electron। आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आइसोलेटेड गैसियस एटम जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सा करता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में भी अगर अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या करेगा, अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो मान के चलो नाइट्रोजन है, और उसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ से अलोंग द पीरियड जाएंगे तो हमारा आयनिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका होगा। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयनिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद लेटिस एनर्जी। क्या होता है लेटिस एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। जनरली रिलीज होता है अगर कोई एक क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन होता है, जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल देखा था क्या, Na+ और Cl- आपस में जब मिलता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, NaCl। NaCl क्या है, एक क्रिस्टल है, दिस इज ए क्रिस्टल। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, ये केटायन, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये एनायन, ये भी क्या होता है, अनस्टेबल। ये दोनों आपस में मिलता है तो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, NaCl, सॉल्ट होता है। हाँ, तो इस प्रोसेस में जब ये केटायन एनायन अनस्टेबल आपस में मिल करके एक स्टेबल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है इस क्रिस्टल लेटिस के फॉर्मेशन में, उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। हाँ, लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है। ये एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है। तो इसमें जो लैटिस एनर्जी डिपेंड किस किस पे करता है, देखते हैं। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा अलोंग द पीरियड क्या होता है, मान के चलो हमारा सोडियम प्लस है, सोडियम में +1 आता है, उसके बाद मैग्नीशियम पे कितना आता है, +2, और एल्यूमिनियम पे कितना आता है, +3। तो जितना ज्यादा चार्ज आएगा केटायन पे उतना ज्यादा अपना क्या आएगा, लैटिस एनर्जी। सबसे ज्यादा चार्ज इस पे है ना, +3, उसके बाद +2, उसके बाद +1। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। तो चार्ज पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन। और क्या होता है लैटिस एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ केटायन। अगर साइज ऑफ केटायन बड़ा है, अगर चार्ज सेम है, अगर केटायन का साइज बड़ा है, तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा। चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है क्या, कि अगर साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे कौन कौन सा आता है मेंबर, मान के चलो सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। हाँ, अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। अगर यहाँ से डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, साइज इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हाँ, अब देखो अभी तक हमने 3 कंडीशन पढ़ा, क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद लैटिस एनर्जी। उसके बाद ओवरऑल एनर्जी क्या होता है। कोई भी अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ओवरऑल एनर्जी मतलब ओवरऑल एनर्जी का रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, मान के चलो सोडियम है,
और एक क्या है, क्लोरीन है। इन दोनों के बीच में ही क्लोरीन, जरूरी नहीं यहाँ पे सोडियम हो, कोई और भी हो सकता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, मेटल भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मेटल मेटल के बीच में नहीं, ना ही नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट, जो पहले पढ़ चुका है। अब देखिए, सोडियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। क्लोरीन किस फॉर्म में होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, ये बॉन्ड बना करके रहता है। हाँ, तो अब देखो ये Na सोडियम प्लस जो है सॉलिड फॉर्म, इसके गैसियस से आपस में रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। पहले सोडियम किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड किस में, सोडियम किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम गैस में। किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम गैस में। अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन। और इसमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। अब ये सोडियम भी क्या क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में जो है क्या आयन रिएक्ट करता है, तो ये आयन है क्या, नहीं, इस पे जो है आयन बनाना पड़ेगा। आयन कैसे हम बनाएंगे, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाता है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एक आयनाइजेशन एनर्जी दे दे तो यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम प्लस। अब सोडियम प्लस हमारा आयन बन गया, दिस इज कैटायन। अब क्या होता है, Cl2। Cl2 क्या होता है, हमारा बॉन्डेड फॉर्म में होता है। Cl और Cl के बीच में क्या है, एक बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इस बॉन्ड को हमको तोड़ना है तो पहले जो है Cl को किसमें, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दिस इज मोलिकुलर फॉर्म। तो चलिए हम इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl गैसियस एटम में। Cl गैसियस एटम में देखो, दो Cl के लिए एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन एक NaCl बनने के लिए हमारा, एक NaCl बनने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, एक Cl की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक Cl के लिए कितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो ये Cl भी क्या इससे रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि Cl माइनस होना चाहिए। अगर Cl को हम माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे क्या होगा, एब्जॉर्ब, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। अब Cl माइनस में हो गया, ये Cl माइनस में हो गया, ये Na प्लस में हो गया। तो अब देखो Cl माइनस और Na प्लस, ये दोनों, अब इस प्लस ने इस प्लस माइनस को देखा, ये माइनस ने इस प्लस को देखा, आंखों ही आंखों में क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl। NaCl इज सॉल्ट। तो चलिए NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है, बॉन हेबर साइकिल। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बॉन हेबर साइकिल। तो चलिए बॉन हेबर साइकिल में कौन कौन सब जो है एनर्जी आती है हम देखते हैं। क्या आता है, बॉन हेबर साइकिल। कौन कौन सब एनर्जी आएगी इसमें, देखिए हम जो है सबसे पहले एनर्जी कौन सा आया, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, बाहर से हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसको क्या करते हैं, प्लस सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी भी हमको बाहर से देनी पड़ती है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद देखो आयनाइजेशन एनर्जी के बाद यहाँ पे क्या आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस में, सॉरी उसके बाद प्लस नहीं, उसके बाद माइनस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस Ea इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये दोनों Na प्लस और Cl मिलता है तो क्या बनाता है, NaCl का, और यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी भी क्या आता है, नेगेटिव में आता है, माइनस लैटिस एनर्जी। इन सारे एनर्जी के सम को ही क्या बोला जाता है, बॉन हेबर साइकिल। क्या बोला जाता है, बॉन हेबर साइकिल। और ये ओवरऑल क्या आता है, नेगेटिव आता है। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना स्टेबल क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। और ये ज्यादातर जो है नेगेटिव ही आता है, क्यों, इसमें ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये कितना भी हो ये जो है सबको क्या कर देती है, नेगेटिव कर देती है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर जो है इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो लैटिस एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा क्या आएगा, लैटिस एनर्जी आएगा। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस है, Mg प्लस 2 है, Mg प्लस 2 है, Al प्लस 3 है,
तो इन सब में जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसका, इसका 3 है, इसका 2, इसका 1 है, तो किसमें ज्यादा चार्ज है, इसमें ज्यादा चार्ज है, इसलिए इसका क्या आएगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा एज कम्पेयर टू सेकंड एज कम्पेयर टू फर्स्ट, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी थर्ड में आएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट में। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा क्या आएगा, लैटिस एनर्जी। अब साइज ऑफ कैटायन की बात करते हैं। साइज ऑफ कैटायन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अभी पहले हमने देखा था कि साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटायन होगा, फॉर एग्जांपल Na+ का भी एग्जांपल दिया था, Na+, K+, Rb+ एंड Cs+। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज, इसलिए लैटिस एनर्जी क्या होगा, लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज, साइज इंक्रीज इसलिए लैटिस एनर्जी डिक्रीज। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, अगर हमको ये पता चल गया मैग्नीट्यूड ये सब और किस पे कितना चार्ज आता है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन। अभी मान के चलो मान लो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी उसकी कितनी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज 1, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ भी ले, सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस है, इस पे चार्ज कितना आता है 1, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना आएगा 1। उसी तरह हम मान के चले हमारा क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ही ले लेते हैं, इस पे चार्ज कितना आता है -1, इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करते हैं हम, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ड्रॉ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Na1। जनरली 1 को लिखते नहीं है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, NaF। अगर मान के चलो यहाँ पे रहता Mg और यहाँ पे रहता Cl, तो Cl का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना आता है -1, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1। मैग्नीशियम पे कितना आता है +2 चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना आ जाएगा 2। तो इसको हम जो है क्या करेंगे, चार्ज को एक्सचेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा MgCl2। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विल बी MgCl2। इस तरह से हम जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम का जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है +2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है, हाँ, क्योंकि इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, 2 लूज कर देगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, इसलिए इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है 2, और इसका कितना होता है 26 होता है ना, 26 2 ले लेगा तो इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, Ca2O2। सिंपल फॉर्मूला में अगर होल नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है ना, सिंपल क्या आ जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड विल बी सिंपल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला करते हैं। क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया उसको उसके नीचे लिखते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आता है, मतलब किस किस प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करता है। फिजिकल स्टेट जनरली जो है, फिजिकल स्टेट ये सॉलिड क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। फिजिकल स्टेट में देखेंगे तो जनरली किसमें होता है, जनरली सॉलिड क्रिस्टलाइन, सॉलिड क्रिस्टलाइन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, इसके बीच में क्या होता है, अगर क्रिस्टल लैटिस का मतलब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक कैटायन दूसरा एनायन आपस में जुड़ता है ना, तो कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो उससे फॉर्मेशन जो होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसके कारण इसका जो स्टेट कैसा आ जाता है, सॉलिड और क्रिस्टलाइन होता है। हाँ, नेक्स्ट आता है आइसोमॉर्फिज्म। क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म, व्हेन an ion have same number of electron are known as isomorphism। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म अगर किसी आयन के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल मान के चलो Na+ या फिर F-, हाँ,
Na+ में कितना होता है, Na के पास जनरली कितना इलेक्ट्रॉन होता है 11, लेकिन एक चला गया, एक से प्लस का मतलब एक चला गया ना, अब इसके पास कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। सिमिलरली अगर हम फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन के पास कितना होता है 9, लेकिन एक माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया है, इसका भी कितना हो जाएगा 10। अब इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम इलेक्ट्रॉन इसकी तरह कैसे बिहेव करेगा, आयनिक कंपाउंड में आइसोमॉर्फिज्म की तरफ। क्लियर। उसी तरह हम देखेंगे Ca+2 और Cl- है, Ca+2 और Cl-, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 20, और इसके पास कितना होता है, अगर हम देखें K+ और Cl-, हाँ, तो इसके पास जो है कितना है 19 होता है, एक चला गया, कितना बचा 18, इसके पास 17 होता है, एक आ गया, कितना हो गया 18। तो सेम चार्ज एंड सेम इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट बिहेव एज आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। क्यों क्यों होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई? सेम रीजन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, आयनिक कंपाउंड have generally high melting point and boiling point due to strong electrostatic force of attraction, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो कंडक्टिविटी। जनरली आयनिक कंपाउंड जो होता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। हाँ, इन सॉलिड फॉर्म बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, बट so conductivity in fused or ionic form, fused or aqueous form, फ्यूज फॉर्म मतलब इसमें थोड़ा वाटर मिलाएगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिला जाएंगे तो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन में। तो अगर इन तीनों का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सोलेबिलिटी किसमें आता है, एस सोलेबिलिटी, एस मतलब सोलेबिलिटी एक्वस में, उसके बाद एस फ्यूज्ड में, और उसमें तो एस सॉलिड में, तो एस सॉलिड में तो हमारा बैड कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी ही नहीं शो करता है। तो ये ऑर्डर आता है सबसे ज्यादा एक्वस, उसके बाद फ्यूज, उसके बाद सॉलिड में तो बैड कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं फॉलो करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी क्या होता है, जनरली आयनिक कंपाउंड जो है किस तरह से सोल्यूबल होता है। तो जनरली आयनिक कंपाउंड किसमें सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल किसमें होता है आयनिक कंपाउंड इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, इसमें सोल्यूबल होता है पोलर सॉल्वेंट, बट डज नॉट सोल्यूबल इन एपोलर सॉल्वेंट। एपोलर या बोले एपोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, बेंजीन वगैरह में ये सॉल्वेंट सोल्यूबल नहीं होता है, पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन को ही हमारा समझाता है कौन, फजान्स रूल। क्या कौन समझाता है, फजान रूल। फजान रूल क्या बताता है कोवेलेंट में, कि कोई भी कंपाउंड जनरली ना 100% आयनिक होता है, ना 100% कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट में भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, और आयनिक में भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो आयनिक में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, वही हमको कौन समझाता है, फजान रूल। कौन, फजान रूल। तो फजान क्या बोलता है कि जनरली ये पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड है फजान रूल पूरा का पूरा। पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजेशन पावर एबिलिटी ऑफ केटायन टू पोलराइज नियर बाय एनायन। मतलब केटायन क्या करता है, नियर बाय एनायन, जो उसके नजदीक एनायन आता है उसको पोलराइज करता है अपनी साइड करके पोलराइज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केटायन रखा है, इसका एनायन रखा है, तो ये केटायन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो इस एनायन का साइज कैसा हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, मतलब ये पोलराइज हो जाता है इस केटायन की तरफ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, एबिलिटी ऑफ केटायन टू पोलराइज नियर बाय एनायन
इज कॉल्ड पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन। फॉर एग्जांपल देखो, और उसी तरह जो है पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, ये एनायन क्या होता है, कैटायन के थ्रू जो है कैटायन क्या करता है, एनायन को पोलराइज करता है, और एनायन क्या होता है, पोलराइज होता है कैटायन के साथ। द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा पोलराइजेशन आएगा उतना ज्यादा क्या आएगा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजेशन जितना उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फजान रूल होता क्या है। फजान रूल क्या बोलता है, साइज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ, तो फजान रूल क्या बोलता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हम लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस और रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस को देखते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज हमारा क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज। साइज अगर इंक्रीज करेगा, इफ साइज विल इंक्रीज देन कोवेलेंट कैरेक्टर विल डिक्रीज। तो यहाँ से ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। क्लियर। चलिए, अगर साइज ऑफ कैटायन ये है तो साइज ऑफ एनायन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो साइज ऑफ एनायन के जो है कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, साइज ऑफ एनायन क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन क्यों, क्योंकि साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो पोलराइजेबिलिटी शो करेगा, उतना ज्यादा वो कैटायन से अट्रैक्ट होगा, और छोटा जितना कैटायन होगा उतना ज्यादा पोलराइज करेगा किसको, एनायन को। हाँ, मान के चलो एक का साइज इतना है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, दूसरा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना है, ज्यादा है, तो यहाँ पे एक कैटायन आया और यहाँ पे एक कैटायन आया। हाँ, तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये आसानी से ये क्या होगा, पोलराइज होगा। तो जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी कौन ज्यादा शो करेगा, एनायन में, जिसका साइज ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन F माइनस है, Cl माइनस है और Br माइनस है और I माइनस है। हाँ, ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर डिक्रीज। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, फॉर आयनिक बॉन्ड या ऐसे लिख सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। जितना कैटायन का साइज होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। एनायन का आयनिक होने के लिए एनायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा, और कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा। मतलब अगर इसको बढ़ाना है, आयनिक कैरेक्टर को बढ़ाना है, ऊपर वाली चीज को बढ़ानी पड़ेगी, नीचे वाली चीज को घटानी पड़ेगी। तो जितना छोटा साइज एनायन का उतना अच्छा आयनिक कैरेक्टर, जितना बड़ा साइज कैटायन का उतना अच्छा आयनिक कैरेक्टर। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछेगा NaCl है और CsCl है, दोनों में आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा, देखो Cl तो दोनों में कॉमन है, सोडियम और सीजियम में कौन बड़ा है, जिसका कैटायन में जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सीजियम Cl ज्यादा होगा। अगर मान के चलो दोनों में सेम, ये सेम कर दिया, एक है NaF दूसरा है NaCl। अब देखो दोनों का कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है, तो एनायन में कौन ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, जिसका साइज छोटा होगा। एनायन का साइज छोटा होना चाहिए, तो NaF फ्लोरीन का साइज छोटा होता है क्लोरीन से, इसलिए आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर कोवेलेंट देखेंगे तो उसका उल्टा आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। इसके होता है साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है एनायन के साइज पे डिपेंड करता है और किस पे, कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो एक दे रखा है NaF और दूसरा दे रखा है NaI, किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो एनायन का साइज देखो, कैटायन दोनों में सेम है ना, दोनों में सोडियम है सेम है, बट फ्लोरीन और आयोडीन में इसका साइज ज्यादा है, आयोडीन का साइज ज्यादा है ना,
आयोडीन का साइज ज्यादा, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा आएगा, Na का। हाँ, उसी तरह अगर हम देखेंगे केटायन के एग्जांपल में लेंगे, मान के चलो LiCl है, दूसरा KCl है। हाँ, अगर हम देखेंगे Cl दोनों में सेम है, लेकिन क्या है, इसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा होगा, एनायन का साइज अगर छोटा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा LiCl का एज कंपेयर टू KCl। क्लियर, ये था आयनिक एंड कोवेलेंट का। नेक्स्ट देखते हैं हम चार्ज ऑन केटायन। केटायन पे चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए, आयनिक मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होने के लिए केटायन पे साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन। केटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या आएगा उस पे, कोवेलेंट कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल Li प्लस में K प्लस Ca+2 इन दोनों में लें तो किसका जो है चार्ज ज्यादा है, Ca+2 का ज्यादा ना, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू K प्लस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं चार्ज ऑन एनायन। एनायन पे चार्ज अगर जितना ज्यादा आता है तो उसमें भी जो है आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा उसमें क्या आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो N3 माइनस है, O-2 है एंड F माइनस है, किसमें ज्यादा चार्ज है, N3 माइनस में, उसके बाद F माइनस में, उसके बाद O2 माइनस में, उसके बाद F माइनस में। तो जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें, N3 माइनस, O-2, उसके बाद F माइनस में। तो ये ऑर्डर है क्या हमारा आयनिक कैरेक्टर का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी हमारा आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। मान के चलो अगर कोई 18 इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल जो है कोई 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कोई 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 8 वाले का जो है आयनिक कैरेक्टर जो है, सॉरी उल्टा हो गया, 8 वाले का जो है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है 18 वाले से। क्लियर। क्योंकि अगर मान के चलो NaCl है, एक है NaCl, दूसरा है CuCl। NaCl और CuCl में किसका जो है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, NaCl का। ऑब्वियस बात है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ये सूडो ऑक्टेट को फॉलो करता है। 18 वाला मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा, लास्ट सेल में कितना आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लास्ट में कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा आयनिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, फाई से। फाई इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। हाँ, चार्ज अपॉन साइज ये फॉर्मूला होता है। तो जिसका चार्ज अपॉन साइज ज्यादा होगा, और ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के। हाँ, तो आयनिक पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, मतलब चार्ज अपॉन साइज जिसका ज्यादा होगा, उसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल इन सब में देखो चार्ज सेम है, सब पे +1 चार्ज है ना, सब पे +1 चार्ज है, तो फाई का ऑर्डर क्या आएगा, चार्ज अपॉन साइज होता है ना, चार्ज अपॉन साइज। अब यहाँ डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो डाउन द ग्रुप हमारा फाई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, फाई की वैल्यू डिक्रीज, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा तो फाई डिक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। तो यहाँ तक था हमारा आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड हमारा कौन सा है, मेटालिक बॉन्ड। हाँ, तो मेटालिक बॉन्ड में जनरली क्या होता है, इन मेटालिक बॉन्ड जनरली कंसिस्टेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मेटल सॉलिड। जनरली सॉलिड का पार्टिकल जो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, एटम जो रहता है वो हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। उसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटालिक बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है, कैसे बनता है। एक्सप्लेन्ड बाय लॉरेंज, जिसको एक्सप्लेन किसने किया था, लॉरेंज ने। हाँ, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया था किसने, लॉरेंज ने। इसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी मेटल में, किसी भी एटम में, वो दो टाइप का इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कर्नल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वैलेंस या कर्नल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जो है मतलब एक होता है वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है इनर सेल का इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन। एंड लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कर्नल इलेक्ट्रॉन ही ऑक्यूपाई किसमें करता है, स्पेस लैटिस में, और उसके अलावा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो उन दोनों दो एटम के बीच का जो लैटिस है, फॉर एग्जांपल ये एक लैटिस है, दूसरा ये लैटिस है ना,
अगर मेटालिक बॉन्ड है, ये मेटल का एटम आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो अब मान के चलो इसका ये जो लैटिस बन रहा है मेटल का, वो किसके इलेक्ट्रॉन के थ्रू बन रहा है? कर्नल इलेक्ट्रॉन के थ्रू, मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन के थ्रू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दो कर्नल, ये एक कर्नल है, दूसरा ये कर्नल है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कर्नल ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दो कर्नल के बीच में कौन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट हेल्ड बाय मेटालिक न्यूक्लियस, ये मेटालिक न्यूक्लियस से चिपका नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मान के चलो ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये इससे जो है अटैच नहीं होता, ये क्या करता है? फ्री मूवमेंट करता रहता है। ये यहाँ से इसका प्लस है यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। हाँ, अब इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता रहता है, ये इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ मूव करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इधर। तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है, जिसके वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? मेटालिक बॉन्ड का। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव ने खींचा तो इधर चला गया, इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव इधर चला गया, ये इधर की तरफ। तो मूवमेंट होता रहता है किसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। उसी की वजह से उसमें क्या आता है, और इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को ही कौन एक्सप्लेन किया था? लॉरेंज ने। हाँ, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट हेल्ड बाय न्यूक्लियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस एकदम से पकड़ करके नहीं रखता है। तो अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन विच होल्ड द कर्नल टुगेदर इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। अब ये कर्नल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और क्या बोले? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी के थ्रू क्या बनता है? मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये कर्नल है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। अब इसका कर्नल इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका इसको करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉलो होता रहता है। और इस कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन विच होल्ड द कर्नल टुगेदर इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। इसी को क्या बोला जाता है? मेटालिक बॉन्ड। और इसके ये किस में पाया जाता है? मेटालिक लैटिस के अंदर। इस तरह से मेटल आपस में जुड़ा होता है। हाँ, और ये जो है कर्नल, ये जो लैटिस दिखता है, ये किसकी वजह से दिखता है? कर्नल इलेक्ट्रॉन। कर्नल इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? n-1 सेल में, n-1 टू लास्ट जितना रहता है, उन सारे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कर्नल इलेक्ट्रॉन। कर्नल इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एन सेल का, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, और इन दोनों के बीच के ही अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप का हम बॉन्ड देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वीक फोर्स के बारे में हम देखते हैं। अब जो है यहाँ तक हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, अब जो है वीक बॉन्ड के बारे में देखेंगे। तो वीक बॉन्ड में हमारा सबसे पहले कौन सा आता है? वैंडरवाल। उसके बाद क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वैंडरवाल फोर्स में सबसे पहले देखते हैं वैंडरवाल फोर्स होता क्या है। कि वीक नॉन डायरेक्शनल फोर्स होता है, ये एक स्मॉल वीक जो है नॉन डायरेक्शनल फोर्स होता है, नॉन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल इन नेचर, मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव टाइप का जो है कुछ इलेक्ट्रिकल नेचर आएगा इसमें। हाँ, इलेक्ट्रिकल इन नेचर ड्यू टू इंड्यूस पोलैरिटी एंड टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये वीक टाइप का फोर्स रह जाता है। तो टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवाल फोर्स डिपेंड ऑन द ईज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन जो डिस्टॉर्ट हुआ है, मतलब टेम्पररी जो डिस्टॉर्ट हुआ है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आया है, उस पर डिपेंड करेगा क्या? स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवाल फोर्स। तो हम देखेंगे वैंडरवाल फोर्स क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, जितना ज्यादा एटम का साइज होगा उतना ज्यादा क्या आएगा इसमें? वैंडरवाल फोर्स। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जनरली वैंडरवाल किसमें शो होता है? जो मतलब कोवेलेंट आयनिक इस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेरन रेडन को देखें, नोबेल गैस बॉन्ड नहीं बनाता ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडन। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा ना, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या आएगा? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। इसलिए वैंडरवाल बॉन्ड ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? वैंडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा। क्लियर? बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ वैंडरवाल फोर्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ वैंडरवाल फोर्स।
टाइप ऑफ वेंडरवाल फोर्स में पहला देखेंगे, पहला होता है डाइपोल डाइपोल, या इसी को क्या बोलते हैं किजोम, किजोम, या इसी को बोलते हैं डाइपोल 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या होता है किजोम, हाँ KEESOME किजोम। अब क्या होता है, व्हेन वन डाइपोल ओरिएंट द, व्हेन वन डाइपोल orient and the electron cloud shift and the attraction between attraction between partial positive and partial negative between two dipole is known as किजोम, किजोम या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल HCl है, HCl डाइपोल डाइपोल मतलब वो मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल शो करेगा जिसमें डाइपोल मोमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl अगर हमारा प्रेजेंट है कहीं पे या किसी भी बॉटल में प्रेजेंट है, तो H और Cl के बीच में क्या है, डाइपोल मोमेंट है, यस है, डाइपोल मोमेंट पहले पढ़ाए हैं। इसके बीच में EN का डिफरेंस है, यस है। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए पार्शियल नेगेटिव किस पे आएगा, पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा और पार्शियल पॉजिटिव इधर आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। EN जिसका ज्यादा होता है वो क्या करता है, EN क्या होता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने को ही EN कहते हैं, EN डिफरेंस। तो इसमें EN डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। अगर दूसरा मॉलिक्यूल HCl का देखेंगे, ये दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कुछ इंटरेक्शन शो करेगा, तो ये दो डाइपोल के मोमेंट में, डाइपोल मॉलिक्यूल में क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जनरेट होता है। यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये इसका पार्शियल नेगेटिव इस तरह से ओरिएंट हो जाता है कि इसके पार्शियल पॉजिटिव के पास आ जाता है, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन शो होता है उसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पे और दूसरा HCl आएगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के बीच में फिर से इंटरेक्शन हो जाएगा। या इधर देखेंगे तो और HCl रहेगा, इस पे माइनस आएगा पार्शियल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में जो है फिर से इंटरेक्शन होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिबे। कौन है, डिबे। डिबे को क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। हाँ, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में क्या होता है, एक तो डाइपोल होगा और दूसरा नॉन डाइपोल होगा। तो डाइपोल क्या करेगा, नॉन डाइपोल में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करवाएगा। फॉर एग्जांपल H2O है, H2O को हमने H2O में हमने क्या मिला दिया, Cl2 मिला दिया, क्या मिला दिया, Cl2। तो अब H2O में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, यस। ऑक्सीजन में जो है हाइड्रोजन पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इसकी वजह से। क्लियर। अब Cl2 में देखेंगे, Cl और Cl में EN डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे तो क्या होगा, हमारा डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप करवाएगा, ये माइनस इसको पार्शियल पॉजिटिव डेवलप करवाएगा, तो उनकी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये डाइपोल इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस किया है। सिमिलरली देखेंगे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा, इस तरह से H, इस तरह से H, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव जो है जनरेट करवाएगा, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे हम,
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। क्लियर? डाइपोल इंड्यूस का मतलब वन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इनटू द नॉन डाइपोल इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्लियर? ये एक डाइपोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दूसरा नॉन डाइपोल प्रेजेंट है, तो डाइपोल वाला क्या करेगा, नॉन डाइपोल में डाइपोल इंड्यूस करवाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिबे या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्लियर? नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप ऑफ वीक फोर्सेस अंडरवाल फोर्सेस क्या है, डिस्पर्सन। क्या है? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन या इसी का नाम क्या है, लंदन फोर्स। क्या है? लंदन फोर्स, या इसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। हाँ, डाइपोल। हाँ, ये तीनों इसका नाम है क्या, डिस्पर्सन, लंदन एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। क्या होता है इसमें, देखियो इसमें ना एक भी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन और मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मोमेंट अगर कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक कोई एटम है, ये कोई एटम है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एकदम पूरी तरह से यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता था, लेकिन ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। अगर ये थोड़ा वाइब्रेट करेगा तो मान के चलो इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, और प्रोटॉन मतलब इधर पार्शियल नेगेटिव आ गया और इधर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। इधर नेगेटिव आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब ये पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, अगर वाइब्रेट हो रहा है तो साइड में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जिसमें यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है जिधर पार्शियल नेगेटिव आया है वो अपने साइड में क्या जनरेट करवाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और इस साइड जो है दूसरा एटम होगा, इधर क्या जनरेट करवाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इसी तरह इधर जो साइड में क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्लियर? तो ये क्या होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन और मोमेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग हो जाती है, और उससे जो इंड्यूस फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। क्लियर? ये था तीन टाइप का। एक और आता है, एक और आता है नेक्स्ट टाइप का, आयन डाइपोल। हाँ, एक और आता है कौन, आयन डाइपोल। हाँ, आयन डाइपोल क्या होगा, एक हमारा प्रेजेंट होगा आयन। आयन मतलब क्या, केटायन या एनायन, दो टाइप का होता है आयन, या तो केटायन या फिर एनायन। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर एनायन मतलब कौन सा प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज ये प्रेजेंट होगा। अगर केटायन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस के बगल में क्या है, HCl है। कौन सा है, HCl। तो ये सोडियम प्लस क्या करवाएगा, अपने बगल में यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब पार्शियल नहीं है, आधा चार्ज नहीं है, जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से नहीं, इसका पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो ये क्या करेगा, इस पे जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़वाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव को और इंक्रीज करवाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, तो आयन और ये डाइपोल है, ये डाइपोल, ये आयन, आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, आयन, क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ, तो अगर इन चारों फोर्स में, अगर इन चारों फोर्स में हम ऑर्डर देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका किसका होता है, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर में स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल का, क्योंकि इसमें तो एक ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। उसके बाद कौन होता है, डाइपोल डाइपोल, उसके बाद डाइपोल डाइपोल, उसके बाद कौन सा होता है, आयन, सॉरी, उसके बाद कौन होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और सबसे कम किसका होता है, लंदन, लंदन या फिर डिस्पर्सन सबसे कम होता है। इसका और दूसरा नाम क्या है, किजोन। क्या नाम है, किजोन। और इसका दूसरा नाम क्या है, डिबे। क्या नाम है, डिबे। क्लियर? तो ये था हमारा किसका, वंडरवाल फोर्स के बारे में। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइप का हम जो वीक फोर्स देखते हैं वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड,
It is electrostatic attraction force covalently bonded hydrogen atom of one molecule and an electronegative atom. अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर बोल दे तो आउट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव ओनली 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो वो हाइड्रोजन क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, किसी के साथ जुड़ करके भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। किसके साथ करता, फॉर एग्जांपल एक्स कोई एटम है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है तो वो वाई के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। इसमें भी एक्स मतलब फिक्स होता है, कौन होगा, एक्स एफ ओ एन। फोन में से कोई एक एटम होगा, या तो फ्लोरीन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा। इन तीनों से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो हाइड्रोजन क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इन तीनों के अलावा किसी से जुड़ा है हाइड्रोजन तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन से अगर जुड़ा है CH4, ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, नहीं करेगा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ओनली दोज हाइड्रोजन विल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच अटैच विद FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये भी किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, तो ये किसके साथ करेगा, फ्लोरीन से ही या ऑक्सीजन से ही, नाइट्रोजन से ही, किसी किसी केस में क्लोरीन से भी करता है, जैसे क्लोरल एक एग्जांपल आ जाता है। तो उस केस में तो ये हाइड्रोजन जो किससे जुड़ा होगा, फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। कोई नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो भी कौन होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल H2O का मॉलिक्यूल है, H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर H2O का मॉलिक्यूल देखेंगे तो ये H2O है, तो ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यस, तो यहाँ पे X क्या हो गया, ऑक्सीजन। और ये शो करेगा किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे डिनोट किया जाता है, डैश 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 से, इससे डिनोट किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, क्लियर। तो अब ये वाला Y क्या है, Y भी ऑक्सीजन है, यस, तो इसके बीच में क्या फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का, H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। तो अब देखते हैं हम कि हाइड्रोजन बॉन्ड में मेन कंडीशन क्या होता है, मेन कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेन कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अभी पता था ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, वो भी कौन सा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी कौन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों से जुड़ा होना चाहिए कौन, हाइड्रोजन। तभी वो शो करेगा क्या, तभी वो शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, एटॉमिक साइज भी क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो चलिए हम कौन कौन शो करता है, FON ही शो करता है ना, कौन शो करता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इन सब का एटॉमिक साइज देखेंगे तो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, तो साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, साइज का ऑर्डर ये आ जाएगा। तो एटॉमिक साइज कितना होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो एटॉमिक साइज स्मॉल होना चाहिए, तो सबसे छोटा ये है ना, तो ये इस केस में जो है हमारा सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, क्योंकि ये साइज का ऑर्डर है, इसलिए H बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या आ जाएगा, H बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि साइज इसका छोटा है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करेगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वो क्या बोल रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज, इसलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में ज्यादा EN किसका होता है, पूरे पीरियोडिक में सबसे ज्यादा, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, इसलिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये है क्या, EN का ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ EN। और EN का जो ऑर्डर होता है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। H बॉन्डिंग का भी ऑर्डर क्या आ जाएगा, H बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, क्लियर, ये आ जाएगा। तो यहां से हम कंक्लूड करके लिख सकते क्या, यहां से हम कंक्लूड करके क्या लिख सकते कि H बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव atom and inversely proportional to size of electronegative atom। हाँ, जितना ज्यादा EN होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा होगा, जितना छोटा साइज होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग
उतना ज्यादा होगा। तो ये हमारा जो है कंक्लूजन इन दो पॉइंट से आया है। क्लियरली? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है? बेसिकली ये टू टाइप का होता है। बेसिकली ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? फर्स्ट इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। और दूसरा इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, क्या होता है डिफरेंस इंट्रा और इंटर में? इंट्रा मतलब विद इन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये उसका जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, वो उसी मॉलिक्यूल के दूसरे ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन से क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, नेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। इंटर मतलब इन बिटवीन, और इंटर में भी दो होता है। इंटर में दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होमो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सेकेंड इज हेट्रो इंटरमोलिकुलर, हेट्रो इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग। होमो मतलब सेम टाइप का एटम है, सेम टाइप का एटम या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? होमो इंटरमोलिकुलर। एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप का जो है मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसको बोलेंगे? व्हेन H बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका दो टाइप है। पहला क्या है? सॉरी, होमो इंटरमोलिकुलर, होमो इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग। क्या होता है होमो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग? व्हेन व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट टू डिफरेंट टू डिफरेंट सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट सेम टाइप के मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? होमो इंटरमोलिकुलर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF है, तो एक HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या सेम टाइप का मॉलिक्यूल है? ये भी HF है, ये भी HF है। इन दोनों के बीच में इसका हाइड्रोजन इसके फ्लोरीन के साथ, अगर दूसरा HF देखेंगे, दूसरा HF देखेंगे, इसका हाइड्रोजन इसके फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और भी या फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लें, वाटर में ले लेंगे तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। दूसरा हम ऑक्सीजन ले लेंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये भी देखो कि ये H2O है, ये H2O सेम टाइप का मॉलिक्यूल, लेकिन दो डिफरेंट है। ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर। और सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, सारे का सारा HF है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अगर नेक्स्ट देखते हैं हम हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर, हेट्रो इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग। क्या होता है हेट्रो इंटरमोलिकुलर? व्हेन H बॉन्डिंग present, when H bonding present between, when H bonding present between two different types of molecule,
मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अगर अल्कोहल वाटर में मिलाते हैं, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH, एंड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? HOH। वाटर मतलब H2O, HOH के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखेंगे ROH, नेक्स्ट देखेंगे HOH, ये वाटर का मॉलिक्यूल और अल्कोहल का मॉलिक्यूल। अल्कोहल में देखो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, यस करेगा। ये ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। नेक्स्ट इस वाटर का हाइड्रोजन इस अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ करेगा, ये यहाँ पे करेगा। तो देखो ये दो मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल और ये वाटर का मॉलिक्यूल, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर। और अल्कोहल अलग मॉलिक्यूल है, वाटर डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में से डिफरेंट मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? व्हेन H बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम molecule of different atom। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, या तो सैलिसिलिक एसिड ले लें या सैलिसल्डिहाइड ले लें। सैलिसिलिक एसिड ले लेंगे तो यहाँ पे मान के चलो OH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH है। हाँ, तो यहाँ पे देखो इस ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेगा, यस कर लेगा। पर ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब चिलेशन, इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है? चिलेशन मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनना है ना, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो वो 5 या 6 मेंबर का होना चाहिए। उससे कम ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि उस केस में स्टेबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे या फिर ओ नाइट्रोफिनोल ले लें, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे नाइट्रो एन डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा। इसके बीच में भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर वाला रिंग बन रहा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 मेंबर वाला रिंग बन रहा है। 5 और 6 वाला स्टेबल है, इसके अलावा कोई स्टेबल नहीं है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मोलिक्यूल है ये, और ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड, मतलब एक ही मोलिक्यूल का एक जगह से हाइड्रोजन दूसरे जगह के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है। सिमिलरली ये भी पूरा एक मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम दूसरे एटम के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नहीं कि इसका उसके साथ कर रहा है, नहीं, इसका इसी के साथ कर रहा है, इसका इसी के साथ कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो जनरली हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पहले हम देखेंगे सोलिबिलिटी में क्या होता है? जनरली लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब इनऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेगा एंड ऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ जो है इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होता है, जैसे वाटर क्या होता है? एक पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ एक अल्कोहल डिसॉल्व होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑर्गेनिक कंपाउंड like alcohol acid dissolve in water due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हमने देखा था अल्कोहल में भी जो लोअर मेंबर होगा ना वो डिसॉल्व होगा, हायर मेंबर वाला डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि लोअर मेंबर वाला में ये मान के चलो मिथेनॉल है, मिथेनॉल डिसॉल्व होता है, या फिर इथेनॉल CH3CH2OH अल्कोहल, ये जो है डिसॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, और ये वाला जो है पोलर ग्रुप होता है। तो इस पोलर ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के अंदर शो होता है, वाटर के अंदर ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करके ये डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये मेंबर बढ़ गया, मान के चलो प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, अगर ज्यादा मेंबर वाला जो है हाइड्रोकार्बन ले लेंगे ये फोर्स बढ़ जाएगा, हाइड्रोफोबिक फोर्स बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई वाटर के साथ डिसॉल्वेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? तो सोलिबिलिटी में भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ डिसॉल्व होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर?
नेक्स्ट सोल्युबिलिटी के अलावा देखते हैं तो विस्कोसिटी। अगर जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन उसमें ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मिथेनॉल CH3OH, CH3OH, और एक ले लेते हैं हम CH2OH, CH2OH, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोल। नेक्स्ट हम ले लेते हैं CH2OH, CHOH एंड CH2OH, इसको क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये क्या है ग्लिसरॉल, सॉप के कंटेंट में पाया जाता है, या हमारा फैट का जब ब्रेकडाउन होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है। ये क्या है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, एंड दिस इज मिथेनॉल, मिथेनॉल। तो ज्यादा हाइड्रोजन किसमें देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही क्या शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही क्या शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, 2H बॉन्डिंग, यहाँ पे 3H बॉन्डिंग, यहाँ पे 1H बॉन्डिंग। तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें, उसके बाद इसमें, तो विस्कोसिटी का ऑर्डर भी क्या आएगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा आएगी। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। हाँ, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग। हाँ, जनरली हम जो है पढ़ेंगे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास 12th क्लास में, और इसमें भी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सेम मोलिकुलर वेट का है, ऐसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट होता है, लेकिन कुछ एक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर वेट ऑलमोस्ट सेम होता है फिर भी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, रीजन बिहाइंड इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चल देते हैं प्रोपेनल है, प्रोपेन प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, और दूसरा है हमारा CH3 CH2OH, हाँ, और तीसरा है हमारा ईथर, हाँ, क्या है ईथर CH3O CH3, हाँ। तो इसमें जो है हमारा सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे H बॉन्डिंग, H बॉन्ड एब्सेंट, यहाँ पे भी H बॉन्ड एब्सेंट। यहाँ पे क्यों एब्सेंट है क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है, H बॉन्ड प्रेजेंट, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है ज्यादा। अगर कंपेरेबल मोलिकुलर वेट है उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट इफेक्ट, मॉलिक्यूलर वेट पे क्या इफेक्ट करता है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट में डाइमर का फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हम एसिटिक एसिड देखेंगे कैसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट अगर हम एक और COH का स्ट्रक्चर बनाएंगे COH एंड डबल बॉन्ड O CH3, ये एक और एसिटिक एसिड है, तो इसका हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये एक मॉलिक्यूल था किसका एसिटिक एसिड का, ये दूसरा मॉलिक्यूल था एसिटिक एसिड का, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके क्या कर लेता है, तो इसमें भी देखो 1 2 3 4, तो ये क्या कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है, किसका डाइमर का। और डाइमर मतलब पहले तो एक ही मॉलिक्यूलर वेट था, अब डबल हो गया है, डबल हो गया मतलब मॉलिक्यूलर वेट डबल, तो डाइमर फॉर्मेशन से मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है डबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट। जनरली अगर हम फिजिकल स्टेट देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फिजिकल स्टेट जो है चेंज हो जाता है। जनरली अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2 है वो है और H2S है, तो इसमें मोलिकुलर वेट किसका है ज्यादा, सल्फर का ज्यादा है ना, तो सल्फर का जो है स्टेट क्या इससे जो है हाइयर होना, अगर ये गैस है तो ये सॉलिड ये लिक्विड होना चाहिए, अगर ये लिक्विड है, अब अगर H2O क्या है लिक्विड है, इसको क्या होना चाहिए या तो सॉलिड होना चाहिए या एटलीस्ट लिक्विड होना चाहिए, लेकिन ये कैसा होता है गैस होता है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है फिर भी ये गैसियस फॉर्म में होता है। रीजन बिहाइंड इट इज, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या प्रेजेंट होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब एक और देखते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, अगर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, या फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, या फिर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो सबसे ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट होता है FH के बीच में, हाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ।
लेकिन एक FH के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, F और H ले लेंगे तो ये इसका हाइड्रोजन दूसरे फ्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, क्या इसका F दूसरे H के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, तो एक HF का मॉलिक्यूल देखेंगे तो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वन इधर अदर इधर, टू। लेकिन हम ऑक्सीजन में देखेंगे, सॉरी वाटर में देखेंगे, एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये H2O का मॉलिक्यूल है, दूसरा एक और H2O का मॉलिक्यूल होगा ये वाला, तीसरा एक और H2O का मॉलिक्यूल होगा ये वाला, और एक और H2O का मॉलिक्यूल होगा ये वाला, एक और होगा ये वाला। तो अब देखो एक H2O मॉलिक्यूल, अगर हम इसको सिर्फ देखें, इसको देखें तो ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 कितना हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, 4H बॉन्ड प्रेजेंट है, 4H बॉन्ड प्रेजेंट है एक वाटर मॉलिक्यूल में। इसलिए हम देखेंगे ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका ज्यादा हो जाता है, अगर सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, फ्लोरीन का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। लेकिन ओवरऑल इसमें 4 बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसका जो है अगर ओवरऑल बोलेंगे तो इसका ज्यादा हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का। अगर सिंगल की बात करता है हाइड्रोजन फ्लोराइड ग्रेटर देन ऑक्सीजन हाइड्राइड, एंड ओवरऑल की बात करेंगे वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड में, तो इसमें ज्यादा हो जाता है बिकॉज इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, हियर ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। क्लियर, ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे अराउंड 4 से 5% डायरेक्टली नीट में आते हैं और बोर्ड में भी और जेईई मेंस में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल द बेस्ट।